This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौष शुद्ध तृतीया दिनांक 5 जानेवारी 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 5 स्रोत विमान शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इथं कोणाचा तुझा तुझा नाही आहे अरे कोणाचा परम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शोणितवानां स्रोतसां यकुर्न्मूलं प्लिहाच। तो इसी के बारे में कल बहस चल रही थी। और मेरा एक थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन का मुद्दा है आयुर्वेद शारीर के आधार पर कि यकृत और प्लीहा दाहिने और बाएं कोष्ठ में है और बीच में नाभि चक्र है जो सिरा से आवृत इस प्रकार का है। तब जब पूरी तरीके से अंतः कुंभक करते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है और पेट थोड़ा सा बाहर आता है। तो तद विशुद्ध में रुधिरम बलवर्ण सुखायशाय नक्ति प्राणिनम प्राणः शुद्धं अनुवर्तते। यह अगर विशुद्ध रक्त निर्माण हो जाता है देश काल उपसात्य विधि से तो प्राण उस रक्त का अनुगमन करता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये अंतःकुंभक और बहिकुंभक का अभ्यास करने से ये नाभि स्थित जो सिरा मंडल किस प्रकार का है उसमें शायद ये वायु जाता है और वहां से बहिकुंभक के समय में फेफड़ों में फिर से वापस आता है। एनाटॉमिकली तो ये सपोर्ट नहीं हो सकता ये तो मालूम है।
लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा मानना है कि ये अगर भली भांति समझने की कोशिश करेंगे तो ये श्वास या प्राणवायु स्रोतस और सर्कुलेटरी सिस्टम जो रक्तवाहिनी स्रोतस से जुड़ी है हमारे हिसाब में, इसका एक सिंक्रोनाइजेशन है। और जैसे हम सांस लेते हैं रोकते हैं और अंतःकुंभक करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सिरा स्थित नाभि स्थित जो सिरा ये है उसमें चला जाता है और वहां से फिर से वायु निकल कर फेफड़ों में आ जाता है और वही कुंभक के दरमियान उसको बाहर फेंका जाता है। तो ये बात अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यकृत प्लीहा का एक अहम इस प्रकार का रोल रहेगा। और सुश्रुत में शारीर स्थान चौथे अध्याय में ये वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त वहन करने वाली सिरा, इनका वर्णन है। 175 हर सिरा है। तो उन्हीं के जरिए ये वात, पित्त और कफ शरीर में फैलकर प्राकृत या विकृत कर्म करते हैं। तो रक्त से जुड़कर ये शरीर में फैल जाती है और अपना अपना प्राकृत कर्म करती है। अगर ये दुष्ट हो जाती है तो वात, पित्त, कफ से, तो भी ये उसी प्रकार से प्रकोप, दोष के प्रकोप को पूरे शरीर में पहुंचाती है और शमन भी उसी तरीके से होता है, ऐसा वहां पे कहना है। तो एक अहम मुद्दा रहेगा कि हमारे हिसाब में दोष का जो सर्कुलेशन है वो भी इसके जरिए चलता होगा इस प्रकार से। और फिर प्राणायामेरेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां च केषाञ्चित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्। ये दोषों की प्राकृत स्थिति लाने के लिए प्राणायाम उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि ये नाभि संबद्ध सिरा से जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। तो प्राणायाम के सिवा और किसी कर्म की जरूरत ही नहीं है, ऐसा हठ योग प्रतिपिका का कहना है। और दोषों का संचरण अगर इस प्रकार से पूरे शरीर में होता है, प्राकृत स्थिति हो या वैकृत स्थिति इस प्रकार की हो, तो ये पॉसिबल है कि इसके जरिए हम दोषों के प्राकृत कर्मों को और विकृत कर्मों को भली भांति समझ सकेंगे। और फिर ये रक्त से जुड़ा है, ये दूसरा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। जैसे मैंने कल कहा कि तथा निजागंत विकार कार्य रक्तौषधत्वेन सिराव्यधोपि, सिराव्यध है आदि चिकित्सा या पूरी चिकित्सा है। तो इसमें एक अहम मुद्दा ये होता है कि दोषों को बाहर निकालने का ये थोड़ा आसान तरीका इस प्रकार का है। वैसे मोमन विरेचन बस्ती, ये तो दोषों को बाहर निकालने के लिए एक अलग अलग उपक्रम है और श्रेष्ठ है, लेकिन रक्त भी इसी तरीके से दोषों को बाहर निकालने का एक तरीका है। और साक्षात धातु बाहर जाता है, फिर भी इसको मान्यता दी गई है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब चरक के वचन देखेंगे तो काफी उलझन होती है। चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारता तपो, चतुष्प्रकार की संशुद्धि बताते हैं, उसमें रत्नमोक्षण का उल्लेख नहीं है। और दूसरी जगह पंचकर्म बताते हैं, पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारयन, वहां रक्तमोक्षण को ले सकते हैं। चक्रपाणि दत्त ने वहां पे अनुवासन बस्ती ले लिया है इस प्रकार से।
तो ये इस प्रकार से अलग अलगता क्यों है? कहीं रक्तमोक्षण का निर्देश नहीं है और कहीं है ऐसा। तो ये समझ में नहीं आ रही बात कि चतुष्प्रकार संशुद्धि ये क्यों कही गई है इस प्रकार से? दोष कोष्ठ में लाके निकल सकते, वैसे दोष रक्त में लाके निकल सकते, ऐसा है क्या? है ना? अभी हमने एक अलग प्रयोग किया था, अभी कर रहे हैं। वास्तव में विरेचन जब देना है तो स्नेहपान पूर्ण होने के बाद रक्तमोक्षण करवाते हैं क्योंकि दोष सिराओं से होकर कोष्ठ में आते हैं, ऐसा निर्देश है। और रक्तवाहिनी सिरा का कोष्ठ यानी कि उसकी जो स्रोतस है, उसमें जो आकाश है वही उसका कोष्ठ है, ऐसा पकड़ कर चलना, ऐसा एक मत इसके बारे में प्रचलित है। यहाँ पे मूलस्थान के रूप में यकृत और प्लीहा दिए गए हैं, लेकिन जब हम रक्तमोक्षण की बात करते हैं तो कोलटकर सर का ये कहना था कि नदी जब बहती है तो उसमें जो भी मल है वो किनारे पर इकट्ठा होता रहता है और ये काफी कॉमनली दिखाई देता है। तो वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। जब पारंपरिक रीति से सिराव्यध करते हैं तो वो भित्ति के लगत जो मल संचय है, दोष है, वो निकल जाते हैं। अगर हम निडल डाल के अभी जिस प्रकार से रक्तमोक्षण करते हैं या स्काल्पेन सेट का प्रयोग करते हैं तो वो प्रवाह के बीच में चला जाता है, उसमें दोष आने की संभावना कम रहती है। थोड़े दोष आते हैं, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन सिरा व्यध करने से जितने दोष आएंगे वो इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और इसीलिए शास्त्रों में जो सिराव्यध विधि बताया है उसी के आधार पर सिराव्यध करे, ये बेहतर है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और रुग्ण बल भी अच्छा होना जरूरी इस प्रकार का है। रसायन चिकित्सा दिल्यामुळे धातूंचे पोषण होऊन अग्निवर्धन होते आणि प्रतिकार क्षमता वाढते असे आपण म्हणू शकतो। ये तो हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमारे यहाँ दोष और दूष्य ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोष प्राकृतिक स्थिति में स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, अगर उनमें विकृतावस्था प्राप्त हो जाती है, वृद्धि, क्षय, किसी अन्य प्रकार की, तो वो विकार निर्माण करने वाले इस प्रकार के होते हैं। तो उनके गुण कार्य बताए गए हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से दोष बढ़े नहीं, विकृत नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से दोष थोड़ी मात्रा में बढ़ भी गए तो अगर धातु बल अच्छा है तो फिर भी विकार नहीं होगा। इसलिए धातु परंपरा जो है वो अच्छी बने और रसायन पद्धति से वो बने, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब क्षीरकृताभ्यासो रसायनानाम, ये जो सूत्र है रसायन करने वालों में वो सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया। और इसमें रस से लेकर शुक्र तक सभी धातुओं के बारे में प्रशस्तता निर्माण करना पॉसिबल होता है। फणसलकर जी का एक कहना था कि दूध जो है वो रस समान इस प्रकार का है, रस धातु के समान है, और घृत जो है वो शुक्र धातु के समान इस प्रकार का है।
राजयक्ष्मा चिकित्सा में अश्वगंधा सिद्ध दूध से निकाला हुआ घी दूध और शर्करा के साथ लेने का एक प्रयोग आया है। तो उनका ये कहना था कि ये जो बाहर परिणमन हुआ है दूध से घी तक, उसका एक परिणाम शरीर के परिवर्तन में, धातुओं के परिवर्तन में आता है और शुरुआत रस से करनी है। तो इसलिए अश्वगंधा सिद्ध दूध से निकाला हुआ घी, अश्वगंधा वैसे ही रसायन है, शुक्र धातु वर्धक है वगैरह वगैरह, और फिर दूध सिद्ध करके उसका घी निकालना। तो ये जो उसका दही बनाना, मंथन करके तकर बनाना, नवनीत निकालना और फिर नवनीत से घी बनाना, ये सभी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये थोड़ी रस से शुक्र निर्माण करने तक की प्रोसेस की तुल्य कक्षा समान इस प्रकार की है। तो व्याप्ति तो पूरे शरीर में होती है कि मूलात् देहे प्रसृतं त्वभिवाह्य स्रोतस्तदति विज्ञेयं शिराधमनिवर्जितम्। ये जो सुश्रुताचार्य की व्याख्या है कि मूल स्रोत स्थान से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाना, और ये जो बात बताते हैं कि यहाँ का सिरा का जो मंडल है नाभि स्थान में, वो तो पूरे शरीर में इस प्रकार से फैला हुआ ऐसा है। तो उसमें से दो सिराएं हृदय में जाती है और वहां शायद रस से मिलकर रक्त भी प्रक्षेपित होता रहता है थोड़ी मात्रा में, जो अभी एलोपैथी में कहा जाता है इस प्रकार से। अभी मैं सोच रहा हूं, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा इस प्रकार से, कि किन धातुओं के लिए किन प्रकार के रसायनों का प्रयोग ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा, या किन दोषों की दृष्टि से किन विशिष्ट रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा। कफजो न स रोगोस्ति निबंधोस्ति कश्चन यंधमल्लातकम हन्यात् शीघ्रं मेधाग्निवर्धनम्। ये कफ और विबंध, इन दोनों के हिसाब से बल्ला सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का माना गया है। तो यहाँ दोष का साक्षात निर्देश इस प्रकार का है। यमप्राश चवनो मुनि जराजरिद्वर पासी नारी नयन नंदनहा, इसके फलश्रुति के आधार पर यह शुक्रवर्धन अच्छा करने वाला इस प्रकार का है। तो दूष्य के अनुसार रसायन अगर हम स्वीकार करेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो शायद बात बनेगी। वैसे च्यवनप्राश का अधिकार रसायन अधिकार है और फलश्रुति में वाजीकरण इस प्रकार का बताया गया है। मंडलेर जातवेदस्य ये वाजीकरण अधिकार में आया है। तस्या एव प्रश्रुतम, ये माशपूर्ण प्रताधेनु इस प्रकार की जो है वो। और फिर भी सुवर्ण और दूध दोनों रसायन भी है, तो रसायन और वाजीकरण दोनों प्रकार के परिणाम दिखेंगे। तो एक का अधिकार रसायन है और वाजीकरण फलश्रुति है, बाकी रोगों के बारे में फलश्रुति है, और दूसरे में अधिकार वाजीकरण है और फलश्रुति रसायन भी है इस प्रकार से। दूध सिद्ध करके बनाए घी में और सिद्ध घृत के कार्य करने के पद्धति और परिणाम अलग अलग को कैसे समझेंगे। ये फणसलकर का यह कहना था कि परिणमन जो होता रहता है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सीधे अश्वगंधा सिद्ध घृत बना लेते
तो ये जो बाहर परिणमन वाली प्रक्रिया है वो उसमें नहीं है, और इसलिए अश्वगंधा सिद्ध दूध से लेकर घी बनाना ये अहम चीज है। वैसी चीज ऐसी लिखी जाती है, अर्श में तक्र का प्रयोग आता है, चित्र का सिद्ध तक्र वगैरह इस प्रकार से, और उसमें भी सीधे तक्र को चित्र उस बर्तन में डालते हैं ऐसा नहीं है। चित्र का लेप बना के उसमें दूध डालते हैं और फिर उसका दही बनाते हैं और मंथन करके तक्र बनाते हैं और वो तक्र देते हैं। तो ऐसा क्यों फिर? चहा आधी हमारी इतना दूध आलं का ते बाहेर? हो. चालेल का? हिला सांग लागेल असेल. ती झाले. तो इनका ये कहना था कि दोषास्त्वं मांसमेधांसि संदूष विविधा कृतिं मांसान् परान् अपानादौ कुर्वन्त्यर्षां सतां जगो। त्वचा, मांस और मेद ये दूष्य अर्श में बताए गए हैं। तो ये दही और तक्र तक का जो है वो मांस मेद धातु तक परिवर्तन है, और फिर नवनीत निकालते हैं। इसमें मज्जा तक का पोषण होता है। मैंने ऐसा सुना था कि पंजाब में 24-25 बरस तक, जब तक युवावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक पंच नहीं खिलाते हैं, घी नहीं खिलाते। और एक बार परिणत वय इस प्रकार का हो गया तो घी देते हैं, आरंभ करते हैं इस प्रकार से। ये परंपरा है। तो शरीर में अगर रसाद रक्तम ततो मांसन मांसन मेदस ततोस्तिच, ये जो श्रृंखला बनी है कि एक से दूसरी धातु का निर्माण, तीसरी धातु का निर्माण, इस प्रकार से आगे आगे, तो ये श्रृंखला अगर खंडित इस प्रकार की हो गई हो, रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुतये वतु, ये जो बात राजयक्ष्मा चिकित्सा में बताई गई है, तो उसको ठीक करने के लिए ये बाहर जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उस प्रकार से का परिवर्तन करके मूल रूप से दूध से आरंभ करें या रस धातु से आरंभ करें। तो ये जो बाहर प्रक्रिया की गई है कि दूध से लेकर घी तक बनाया गया है, वो अंदर भी शुरू हो जाती है, चित्र तक पहुंचना। तो जहां ये प्रक्रिया बिगड़ गई है वहां ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। अब पथ्यावृंत शते ये एक प्रकार का घी बताया है पांडु रोग में, और खास करके वृंत का रेफरेंस है। हरित की नहीं लेनी है, हरित का वृंत लेना है इस प्रकार से। तो फणसरकर कहते थे देखो वृंत बताया गया है यहाँ पे, हरित की नहीं लेनी है। तो वृंत क्या है? तो वृंत स्रोतस है, उसके हरितकी तक जो भी पोषक अंश पहुंचाने हैं वो पहुंचाने वाला वृंत है। तो जहां इस प्रकार के स्रोतोरोध के कारण या किसी अन्य वजह से वहां तक पहुंच नहीं रहा, ये जो प्रक्रिया है उसमें अग्नि की प्रक्रिया है, तो अगर एक धातु से दूसरा धातु बनने में उसके बीच में जो धात्वग्नि है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसको उत्तेजना मिलने के लिए ये बाहर से इस प्रकार से करेंगे परिणमन की प्रक्रिया, तो उसका फायदा होगा।
ऐसा कहना था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रसायन के जितने भी प्रयोग ग्रंथ में वर्णित है उनको एक बार भली भांति देखना है। मुझे जो अध्ययन करना है, मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ, उसमें ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और वाजीकरण का पर्टिकुलरली हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए प्रयोग करना है ये एक मेरे मन में है। तो किस व्यक्ति में किस प्रकार के वाजीकरण का प्रयोग करें, ये अगर हम निश्चय कर पाते हैं तो उससे ज्यादा फायदा इस प्रकार का होगा। तो अभी बात शुरू हुई यकृत और प्लीहा, और सिर्फ यकृत और प्लीहा का संबंध नहीं है, ये बीच में जो सिरा जालक है नाभि में, उससे संबद्ध है। और उसके जरिए दोष पूरे शरीर में फैलते हैं, वापिस आते हैं, और प्राकृतिक कर्म भी करते हैं और वैकृत कर्म भी करते हैं, और इसीलिए सिराव्यत को इतना महत्व दिया गया है। आधी चिकित्सा है, पूरी चिकित्सा उसको कहा गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये यकृत और प्लीहा का महत्व है। और दूसरा महत्व जो हम देखते हैं वो रक्तपित्त की संप्राप्ति तस्योष्मणाधर्वो धातु 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 प्रसिच्यते। तो इसके स्वेदन से धातुओं के अंश द्रवीभूत होकर रक्त में आ जाते हैं इस प्रकार से। तो रक्त का सीधा संबंध धातुओं से, अन्य धातुओं से है। और धातुना क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये भी सूत्र है। प्रयोज्यांगामध्ये वेगवेगळे रस आहेत ते वृंते तिक्त, इसका विचार हो सकता है, क्योंकि स्रोतस ये जो बात कही गई है ये आकाशीय है। और वैसे रसों में केवल तिक्त रस ही ऐसा है जिसमें आकाश महाभूत है। बाकी महाभूत बाकी रसों में है, लेकिन सिर्फ तिक्त रस में ही आकाश महाभूत इस प्रकार का है। मैंने देखा कि वातव व्याधि में तिक्त रस का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग है। वैसे तिक्त रस वातवर्धक है, लेकिन फिर भी वातव व्याधि में तिक्त रस का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो मैंने कोलटकर सर से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जब सूक्ष्म स्रोतों में विकृति निर्माण होती है, ये निर्माण करने का सामर्थ्य सिर्फ वात दोष में ही है और उसमें पहुंचकर ये दुरुस्त करने का सामर्थ्य भी तिक्त रस में ही है, लेकिन वो तिक्त रस वात का शमन करने वाला। तो गुड़ुची जैसा द्रव्य जो रसायन है त्रिदोष शामक इस प्रकार का है, और आकाश महाभूत तिक्त रसात्मक होने के कारण आकाश महाभूत जिसमें है वो इस प्रकार से अंदर घुसकर वात शमन का कार्य करेगा, वात वर्धन का कार्य नहीं करेगा। इसलिए गुड़ुची का एक अलग महत्व है। तिक्त रस वाले इस प्रकार के गुड़ुची जैसे द्रव्य जो वात का शमन करने वाले हैं ये कम मिलेंगे। गुग्गुलु है वैसे वो भी तिक्त रस ऐसा है, और उसमें भी अंदर घुसने की क्षमता है, सूक्ष्म स्रोतों में जाने की क्षमता है, और वो जिसके साथ मिला हो उसको भी अंदर लेके जाता है, इसलिए गुग्गुल कल्प बने। तो हमें जिस प्रकार का द्रव्य अंदर हम लेके जाना चाहते हैं तो उसको अगर गूगल की
इस प्रकार की जोड़ दे देंगे तो ये बात हो सकती है। शिलाजतु उसी प्रकार का है। शिलाजतु भी तिक्त रसात्मक है और फिर भी रसायन है। और फिर जहां इस प्रकार के स्रोतरोध प्रधान संप्राप्ति इस प्रकार की होगी वहां गुग्गुल शिला जो दोनों काम करेंगे। अब आरोग्यवर्धिनी में दोनों है, चंद्रप्रभा में भी दोनों है। लेकिन चंद्रप्रभा रसायन है, आरोग्यवर्धिनी रसायन नहीं है। आरोग्यवर्धिनी केवल अपतर्पण करने वाला योग है, तो कुछ हद तक उसको दे सकते हैं। चंद्रप्रभा रसायन होने की वजह से दीर्घकाल प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहाँ किसका प्रयोग करना है ये सोच लेना चाहिए। तो फणसलकर जी की किताब है एक्चुअली रसायन चिकित्सा। मैंने उसके लिए प्रस्तावना भी लिखी है, उसकी सेकंड आवृत्ति थर्ड आवृत्ति के वगैरह बारे में। और उसके पीछे जो थीम है वो फणसलकर जी किस प्रकार से सोचते थे वो लिखने की कोशिश की है। फिर भी मैंने भी पढ़ा, किताब पूरी पढ़ी नहीं है। इतने सारे योगों के बारे में, रसायन चिकित्सा के बारे में उन्होंने बताया है, मैं खुद पढ़ नहीं पाया हूँ। और अगर कैंसर जैसे विकारों में रसायन यही मुख्य चिकित्सा है तो भली भांति सभी प्रकार के रसायन द्रव्यों का प्रयोग हमें सीखना चाहिए। और वैसे वाजीकरण का भी इसमें संबंध होता है। जहां जहां डिप्रेशन ये बात होती है, निगेटिविटी आ जाती है, वहां वहां वाजीकरण का संबंध रहेगा। मनसो हर्षं यच्च तत्सर्वं दृश्यम् उच्यते। जो मन का आनंदित करने वाला इस प्रकार का है वो सब दृश्य इस प्रकार का बताया गया है। तो इन दोनों के बारे में सोचकर अभी के डिसीजेस में, अभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ये एक बड़ी समस्या है। मेरे पास काफी मरीज हैं ऑटोइम्यून के, और स्टेरॉइड्स को कम करके बंद कर देना, फिर भी हमारी दवाइयों पर मेंटेन करना, मूल रूप से उसकी चिकित्सा हो पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही है, और लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि इस प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट करेंगे। अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन के जरिए ऑटोइम्यून डिसीजेस बढ़ जाएंगे और अगले 4-5 बरस में काफी लोग ऑटोइम्यून के मिल जाएंगे। एलोपैथी में तो कुछ है नहीं। तो हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और पूरे समाज को बचाना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में ये जो रक्त की बात की है, रसायन की बात की है, दोषों का कैसे कैसे पूरे शरीर में प्रचलन होता है, ये सभी बातें हैं कि रस से भी होता है, रक्त से भी होता है, इस प्रकार से इस प्रकार के दोषाणाम अपि च एवं स्यात् एकदेश प्रकोपणम। ये जो व्याने रस धातुर विक्षेपोचित कर्माण युगपत् सर्वतो जस्रं देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणस्व वैगुण्य ततः सज्जति यत्र सः तस्मिन् विकारं कुरुते खेवर्षमिव तो यदा। दोषाणाम अपि च एवं स्यात् एकदेश प्रकोपणम, ये उसके तुरंत बाद में ये सूत्र आया है। तो कारण कैसे है, चिंत्यानां चाति चिंतनात् से लेकर ये रक्त के दृष्टि के बहुत सारे हेतु
ग्रंथ में वर्णित इस प्रकार के हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पर ज्यादा जोर करना है ऐसा लगता है, और फिर उसमें रसायनों का प्रयोग होना है। तो मैं फिर से एक बार निश्चय कर लेता हूँ रसायन किताब पढ़ने की इस प्रकार से, और प्रयोग में लाने की दृष्टि से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। मांसवानांच स्रोतसां स्नायुर्मूलं त्वक्च। मांसव स्रोतस का स्नायु ये मूल है और त्वक इस प्रकार का है। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का है। असृजक कंडरा सिरा, रक्त से कंडरा और सिरा बनती है। और मेदस स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वम् आप्नुयात्। मेद का स्नेह लेकर सिरा स्नायु में परिवर्तित इस प्रकार की हो जाती है। और स्नायु ये मांसः स्रोतस का मूल स्थान है। तो रक्त, मेद और मांस एक व्युत्क्रम पद्धति से बताए गए हैं। कंडरा और सिरा ये रक्त से जुड़े इस प्रकार के, और मेद का स्नेह लेकर स्नायु बन जाता है सिरा का इस प्रकार का। और वो स्नायुर्मूलन त्वक्च, स्नायु और त्वक ये मांसव स्रोतस के मूल स्थान। वैसे मांसव स्रोतस खुद ही एक बड़ी समस्या है। अब तक स्रोतस मूल के लिए अवयवों का निर्देश था। अब ये धातु और उपधातु, उपधातु है स्नायु और दोनों, मौसिक उपधातु है। तो कहाँ है, कहाँ के स्नायु, कहाँ का त्वक, ये मांसल स्रोतस का मूल स्थान है। कैसे पहुंचेंगे मांस और स्नायु और त्वक तक, ये बड़ी समस्या इस पे के। It will be nice if the Rasayan book reading be done on in this morning session on some selected days. वो तो मराठी में है, और हमारे में से काफी लोग मराठी पढ़ने वाले इस प्रकार का है। तो केवल मराठी लोगों के लिए होगा, और वैसे मराठी पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत में क्या है कि बहुत सारी ताकत है अर्थ एक्सप्रेस करने की। मराठी में भी हो सकती है, वो अलग बात हुई, बट उसका जिस्क जो है वो अगर हिंदी में बताते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और इसके लिए रसायन औषध हमारे चिकित्सा में प्रयोग में आना शुरू होगा। कोरोना के वैक्सीन के बाद कई रुग्ण को अनार्थ हो रहा है, कई रुग्णों को अत्यार्थ हो रहा है। ऐसा क्यों? अभी बताना काफी मुश्किल है। अति प्रवृत्ति संगो वा शराणं ग्रंथो ये विवा, ये आगे आएगा सूत्र। स्रोतसम दृष्टि लक्षण, त्या अर्थवह स्रोतस के दृष्टि का लक्षण ऐसा है, ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। ये एक बात रहेगी। लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या है उस व्यक्ति की, उस अवरोध की, और अगर उसमें अवरोध अर्थवरोध होना या अनर्थ होगा, वो शायद अर्थ का रोध होने के कारण अनर्थ हो, निर्मिति कम है, ऐसा थोड़ा बताना मुश्किल रहेगा।
और अत्यर्थ या अगर निर्मित ज़्यादा बढ़ गई हो तो हो सकता है। तो थोड़ा इंडिविजुअल केस पे देखना पड़ेगा कि हेयर फॉल अधिक है। एक काम करो, जितने भी इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स अभी दिखने लगे हैं उन सभी की एक जंतरी बनाओ तो सभी के बारे में एक साथ सोचना ठीक रहेगा, लेकिन ये अलग अलग इस प्रकार का हो जाएगा। शोणित, लोहित, अस्र, रक्त या पारिभाषिक संज्ञाचे विशिष्ट एकमेकांपासून वेगळे अर्थ आहेत का? है। इसमें एक ऐसा रहता है कि हर एक शब्द की अपनी अपनी खासियत इस प्रकार की होती है। केवल पर्यायवाचक के रूप में प्रयोग में लाने के लिए या वृत्त में बैठने के लिए इस प्रकार से पर्याय शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे माधव निदान मधुकोश टीका में जे क्रमेण एकार्थाभिधायिनः पर्याय उच्यन्ते वगैरह वगैरह, जो किसी एक शब्द के बारे में बताते हैं वो पर्याय कहे जाते हैं। तो शास्त्रीय व्यवहारार्थम, लेकिन सिर्फ व्यवहार ऐसी बात नहीं है। उसमें जो अर्थ की विभिन्न छटाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए ये पर्याय उपयुक्त है। मी पण 4 केस ऐकल्या आहेत. मेन्स्ट्रुअल सायकल डिस्टर्ब झालं आहे. पोस्ट वैक्सीन हार्मोनल इम्बैलेंस भी देख रहे हैं. स्किन मैनिफेस्टेशंस आर आल्सो सीन. तो ठीक है, एक सभी एक जगह पे जेएसयूसी में डालो और कहाँ-कहाँ पे इसके परिणाम हो रहे हैं ये थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। अभी किस प्रकार के वैक्सीन का निर्माण किस तरीके से हो रहा है ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। कोवैक्सीन जो है वो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करके फिर एंटीबॉडीज बनाता है, और कोविशील्ड जो है वो आरएनए से काम करवाता है। तो आरएनए से काम करवाना काफी गंभीर है, क्योंकि ये तो शुक्र और जीन्स में चले जाने वाली बात है। तो मेरा सुझाव रहा है कि अगर लेना ही है वैक्सीन तो कोवैक्सीन ले लो। बेटर ऑप्शन है नहीं लेना है, और इसके लिए मुकदमा चलाना चाहिए, बाकी दूसरा कोई और चारा नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं उसके हिसाब से। रसिक पावसकर आहे, याची माहिती मिळेल तर आरएनए से जल्दी बनता है और प्रोटीन के आधार पर बनता है, उसको समय लगता है, ऐसा थोड़ा सा है उसमें। तो मूल रूप से इस प्रकार के एंटीबॉडीज को निर्माण करना कृत्रिम रूप है। जब शरीर बनाती है खुद एंटीबॉडीज तो एक अलग बात होती है। ये भी इसके बारे में भी काफी बहस आई है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है, अगर आपको कोरोना हो जाता है, सिम्टम्स हो न हो अलग बात है, तो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो ज़्यादा अच्छी है। उसको वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है वास्तव में, और 80% लोग इसी प्रकार के हैं। लेकिन ये फार्मेसी का बड़ा रोल है इसमें कि सभी तक ये वैक्सीन करवाना इस प्रकार से बता रहे हैं। और ये स्मॉल पॉक्स वगैरह की उदाहरण दे देते हैं कि देखो उन रोगों पर हमने केवल वैक्सीन के जरिए ही विजय पाई है, तो इसके ऊपर अगर जीतना है तो
वैक्सीन ही केवल उत्तर है। और मैं समझता हूँ कि जनरल इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाती है तो फिर किसी भी वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। जनरल इम्यूनिटी डाउन हो गई है तो उसको कैसे सुधार अहम मुद्दा रहेगा और उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे इस प्रकार से। तो ठीक है। It's made compulsory for entry at various places since no option but to take it. तो इसी के खिलाफ आवाज उठाना है। सुप्रीम कोर्ट के मत के अनुसार कंपल्शन नहीं है वैक्सीन का, ये नहीं कर सकते हैं इस प्रकार का कंपल्शन, लेकिन कौन झगड़ेगा? एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये। तो इसी का फायदा सरकार उठा रही है, इसका फायदा कंपनियां उठा रही है, इस प्रकार से है। तो ठीक है। अभी ये ओमिक्रॉन आ गया और जब उसका प्रचार प्रसार इतना बढ़ेगा कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, फिर डिक्लाइन आएगा, फिर तब तक नया कोई वेरिएंट आ जाएगा। ये सिलसिला कब तक चलता रहने वाला है कुछ मालूम नहीं। और ये इसी प्रकार से वैक्सीन 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 करते रहेंगे तो मालूम नहीं है क्या है। It should have been a personal choice. है एक्चुअली पर्सनल चॉइस है। लेकिन वास्तव में लाना मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। आपण एक सर्टिफिकेट लिहून पेशंटला दिले की त्या पेशंटला वॅक्सीन योग्य नाही व कंपल्सरी करू नये असे तर त्यावर परमिशन एक्सेट्रा ठिकाणी चालते। परमिशन मॉल एक्सेट्रा ठिकाणी चालते। तुमने करके देखा है तो ठीक है। उसमें भी ऐसा है थोड़ा सा कि हम वैद्य लिखते हैं अपने आप को। और मेरा जो स्टैम्प है उसमें भी वैद्य दिलीप गाड़ी इस प्रकार का है। तो वैद्य लिखने से लोग समझते नहीं ये तो आयुर्वेद वाला है। इसका कुछ लेना देना नहीं, इसको क्या समझते हैं, कुछ समझता नहीं, तो वो ठुकरा देते हैं। अगर और डॉक्टर लिखेंगे बीएमएस होकर भी तो मान लेते हैं क्योंकि डॉक्टर है। तो ये बड़ा अजीब फासला है इस प्रकार का। एमडी मेडिसिन का ही सर्टिफिकेट चाहिए, हमारा नहीं चलता माय एक्सपीरियंस। तो वही दिक्कत वाली बात है कि डिस्पैरिटी है इसमें। और समकक्षता दी गई है लेकिन कहीं जगह समकक्षता नहीं दी जाती। अब लोगों के मन में भी एलोपैथी का डॉक्टर है तो डॉक्टर है, वैद्य है तो डॉक्टर नहीं है, ऐसी मानसिकता है। तो ये मिटने में काफी समय लगेगा क्योंकि वैद्यों की संख्या उतनी बढ़ेगी कि उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो फिर शायद ये बात हो सकती है। फिलहाल उसको तो काफी समय लगेगा। तो ऐसे हालात में ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का है। माझ्याकडे उदाहरणे दिलेले वैद्य असलेले चालते। बरेच पेशंटला स्वतःहून घ्यायची नव्हती वॅक्सीन, त्यांना माझे व एका वैद्य मित्राचे चालले। ये लेकिन इंडिविजुअल होगा, किसी मॉल में चलेगा, किसी पे नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, ऐसे भी बात हो सकती है। वैसे हमारे सर्टिफिकेट के बारे में भी ये बात हो सकती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है वो भी वैद्य का नहीं चाहिए। ये यहाँ सिप्ला फाउंडेशन है तो वहां पर कैंसर अंतिम स्टेज में उसको एडमिट करना है तो वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट का पर्ची मांगते हैं।
हमारी चिट्ठी से काम नहीं होता, एडमिट नहीं करवाते वहाँ पे। तो ये भी अजीब है, मुझे एक बार वहाँ पे जाके बोलना चाहिए। लेकिन कहाँ कहाँ इस प्रकार से टकराव लेते रहेंगे। तो ये हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है, ऐसा है थोड़ा सा। वॅक्सिनला ॲलर्जी आहे असे सर्टिफिकेट मान्य आहे, पण आपण काय ॲलर्जी आहे हे कसे लिहू शकतो? मॉल, सिनेमा हॉल कंसिडर, बट गवर्नमेंट प्लेसेस, एयरपोर्ट वगैरह पे नहीं। मॉल और सिनेमा हॉल में उनको उनकी पड़ी है कि लोग केवल इस कारण से दूर नहीं जाए, उनकी आमदनी नहीं कम हो, इसलिए वो कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे या दूसरे गवर्नमेंट के यहाँ उनको क्या पड़ी है? उनको तो कुछ उससे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, तो उनको क्या लेना देना है इस प्रकार से। तो सर्वस्वार्थम समीहते, सभी व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, ये एक मुहावर है। तो ठीक है, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, ये आकांक्षा कर सकते हैं। और जब तक इसमें राजकीय परिवर्तन नहीं आएगा, अभी कोरोना की बीमारी सचमुच बीमारी है या राजकीय बीमारी है, ये बड़े संदेह की बात है। और इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो ये बात बनेगी ही नहीं इस प्रकार से। एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये पण चाललंय, ठीक आहे, वॅक्सिन हा विषय आपला नाही, हा आपण सर्टिफिकेट देणे अतर्क्य। अभी इसके बारे में बहस ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिविजुअल का मामला है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना मार्ग किस प्रकार से निकालना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है तो हम सर्टिफिकेट देने के लिए भी काबिल होने चाहिए। एक बात हो सकती है कि अगर सच्ची तरीके से सीएमई करवानी है कि ये वैक्सीन के बारे में, पैंडेमिक के बारे में सभी डॉक्टर्स को सजग कराए और उसमें जो सत्य है वो बताए, पूरा सत्य बताए, अधूरा सत्य नहीं बताए। बीच में एक लेख आया था लोकसत्ता में कि अर्ध सत्य सांगून फसवणूक, अर्ध ये ब्रैकेट में डाला था, तो सत्य कह के भी इस प्रकार से लोगों को ठगाया जा सकता है, क्योंकि अधूरा सच है इस प्रकार से। तो यही सिलसिला चल रहा है अभी, अधूरा सच बता के इस प्रकार से। तो सच्चे रूप में इसके बारे में अगर बहस होगी कि क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबल मार्ग है, क्या क्या करना है, मेरा तो सुझाव है कि अभी पॉजिटिव 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 बढ़ने लगे तो ये फिर से अस्पताल भरने लगेंगे इनसे, और जो सच्चे मरीज है उनके लिए जगह नहीं होगी, जैसे कि पीछे बीच में हुआ था। और एक सर्वे में ऐसा भी है कि सब हृदरोगी कहाँ गए, मर तो नहीं गए, लेकिन मरे भी नहीं है, अस्पताल में भी नहीं आए, तो अपने आप ही घर पे ही ठीक हो गए। तो इन सभी को वास्तव में एडमिट करने की जरूरत होती है या नहीं होती है? जब उनको पता चला कि यार अस्पताल में जगह ही नहीं है, सब कोविड से भरे हैं, तो अपने आप चुपचाप घर बैठे रहे, फैमिली डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से दवाएं ले ली और ठीक हो गए, घर पे ही ठीक हो गए इस प्रकार से। तो वास्तव में जिनको जरूरत है उन्हीं को डिक्लेअर करें और सिर्फ उन्हीं के लिए अस्पताल का प्रयोग हो, ये होना जरूरी इस प्रकार का है। यासाठी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जास्त हवी जिथे आपण पेशंट ऍडमिट करू शकू, यह और अलग बात है। इसमें भी ऐसा है, अगर आयुर्वेद अस्पताल में दाखिल करना है तो ये
RT-PCR करवाना जरूरी है। और फिर उसका रिजल्ट आने के बाद उसको रखेंगे नहीं रखेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार के नियम है. पेट्रोल भरण्यासाठी वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट विचारत असतील तर सामान्य माणसाने काय करावे? अनावश्यक बंधने आणत आहेत अनेक ठिकाणी. तो इसीलिए एक धोरण ही नहीं है क्या करना है. सच्चे रूप में गंभीरता इसकी क्या है, किन रोगों के बारे में गंभीरता है, इनको ये होना ही नहीं देना है. अगर हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है तो कहीं पैसा ही नहीं मिलेगा. तो हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं बनानी है. लोगों में ये भय निर्माण करना है, और फिर भय निर्माण करेंगे तो लोग अस्पताल में दाखिल होते रहेंगे, और फिर जो सच्चे मरीज हैं उनके लिए कुछ मिलेगा नहीं. ये सभी इस प्रकार की स्थिती है. आपल्या संघटनांपैकी एकही संघटना वॅक्सिन विषयावर काही मदत करत नाही, हा विषय सुद्धा घेत नाही. ये तो है. क्योंकि संगठन में आयुर्वेद माइंडेड कितने हैं? आयुर्वेद माइंडेड वैद्यों की संख्या ही बहुत कम है. तो ये मुश्किल इस प्रकार का होगा. ऍक्च्युअली सध्या काय चालले आहे हे आपण वॅक्सिन ही कशासाठी घ्यायची हे सगळीकडे विसरले गेले आहे. वॅक्सिन ना घेता जर पेशंट आयुर्वेदिक रसायन चिकित्सा योग एक्सेट्रा करत असतील, जे की जनरल इम्युनिटीसाठी व कोविडसाठी देखील म्हणजे केवळ वॅक्सिन घेणे हे महत्वाचे झाले, मग त्यांना वॅक्सिन घेऊन कोविड झाला तरी चालतो. यही है. हमें रोग नहीं होना है, इसका महत्व ज्यादा है. वो किसी अन्य तरीके से भी नहीं होता है तो ठीक है. In times of swine flu, they test for possibility only after death of patients, so the number has declined at that time. MEHS ने पूर्ण टीचिंग स्टाफला वॅक्सिन सर्टिफिकेट कंपल्सरी केले. ठीक है, यहीं पे रुकते हैं क्योंकि ये एक सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा. संसर्ग, हॉस्पिटलायझेशन व मृत्यू दर यांची कारण तीव्रता कमी होते. ये भी कम होती है या नहीं होती है, ये एक अहम मुद्दा है. तो वैसे भारतीय बहुत सारे सूक्ष्म रोगों का सामना करते रहते हैं, तो इसीलिए हमारी हर्ड इम्युनिटी अच्छी है. कालच पेपरला आले आहे की मोर देन 75% वैक्सीनेटेड पीपलला कोविड झाला है. येस, तो मैंने भी देखा. अभी जो नए नए केसेस आ रहे हैं वैक्सीन, उसमें से 75% वैक्सीन जिन्होंने लिया है उनको ही हुआ है. नए केसेस नहीं है. तो ये क्या मतलब है वैक्सीन देने का? फिर हम अभी वैक्सीन के जरिए रोग का फैलाव कर रहे हैं, ऐसा है. एक बीच में किसी विधानसभा का भेजा था एक व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव इस प्रकार का, और उसमें भी ये लोगों को डराना चाहिए, साला बंद कर देनी चाहिए, स्कूल बंद कर देनी चाहिए वगैरह, इस प्रकार की बहस एमएलए कर रहे थे. तो ये काफी मुश्किल है. ठीक है. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्.